जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग देखते हैं आज एक कुशल नेतृत्वकर्ता के व्यक्तित्व में गवर्नर जनरल की सीरीज में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भारत में रॉबर्ट क्लाइव ने आकर के अंग्रेजी सत्ता की नींव डाल दी। 1725 में ब्रिटेन में जन्म लेने वाला एक सामान्य सा बच्चा भारत में शॉपकीपर के रूप में 1742 में अपने जीवन के कैरियर की शुरुआत करता है। 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध में निर्णायक रोल प्ले करता है, लेकिन पराजय नसीब होती है, जेल जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में वो अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के माध्यम से अंग्रेजों को फ्रंट फुट पर लेकर के आता है, फ्रंट फुट पे लेकर के खेलने के लिए बाध्य करता है, निर्णायक रोल प्ले करता है। प्लासी के युद्ध में षड्यंत्रों के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से सिराजुद्दौला को बगैर लड़े परास्त कर देता है। बेदारा के युद्ध में डचों को मुंह की खानी पड़ती है और वो भारत छोड़ करके चले जाते हैं। सैन्य सुधार के रूप में उसने जो दोहरा भत्ता लगता था यूरोपियंस का, उसे खत्म कर देता है, जिसके कारण उसका यूरोप में विरोध भी होता है। व्यापार और कर्मचारियों के व्यापार और निजी उपहार पर वो रोक लगा देता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक भी कह सकते हैं या नींव डालने वाला गवर्नर कह सकते हैं। तो अगर इसका कैरियर शुरुआत देखा जाए तो 1742 एज ए राइटर या शॉपकीपर। कंपनी में 1742 में इसकी एंट्री होती है एज ए शॉपकीपर या राइटर के रूप में। इसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है वेदारा के युद्ध में। 1759 में डचों को हराता है। डचों का जो पराजय हुई है इसके कार्यकाल में हुई है। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट फ्रांसीसियों को हराते हैं इसी के कार्यकाल में। प्लासी का युद्ध 1757, इसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, आप बंगाल कायदे से पढ़ चुके हैं, वहां पे षड्यंत्र और कंपनी के दोनों स्वरूपों का कारण बता दिया गया है कि सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद भी क्लाइव अपने फोर्टिफिकेशन को जारी रखता है और वहां के अधिकारियों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करके धीरे धीरे उसे परास्त कर देता है। 1700 इसका दो कार्यकाल है, 1757 से 60 और 1765 से 67। आप पहले कार्यकाल के बारे में अच्छे से परिचित हो चुके हैं। पहले कार्यकाल के बारे में इसने क्या किया है, इसके कार्यकाल में वांडीवास का युद्ध, वेदारा का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है, जिसका डिटेल किया जा चुका है, इसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जब दूसरे कार्यकाल में आता है तो क्या करता है। आइए उसी का डिटेल कर लेते हैं। ये जब 1765 से 1767 के लिए भारत आता है तो दो काम करता है। बंगाल में द्वैत शासन स्थापित करता है। ही इस्टेब्लिश्ड डायरकी सिस्टम इन बंगाल, द्वैत शासन लागू करता है। और द्वैत शासन में क्या करता है, दीवानी और फौजदारी, सिविल एंड क्रिमिनल इसको कह सकते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में दीवानी और निजामत। दीवानी कंपनी के अधीन, लेकिन कंपनी सीधे वसूली नहीं करती है। बिहार में एक डिप्टी की नियुक्ति करती है राजा सिताभ राय, और बंगाल में ए रजा खान। ये लोग पैसा वसूल करके किसे दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसका ये कार्य द्वैत शासन कब से कब तक चलता रहा, 1765 से लेकर के 1772 तक। इससे क्या होगा, बंगाल बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। वसूली जितनी ज्यादा होगी सब कंपनी को मिल जाएगा। क्लाइव कहते हैं कि अपने साथ
400 जहाजों में सामान लेकर के इतना गिफ्ट पाया था कि यहां से गया था। बाद में इस पर घूस का आरोप लगा करके केस भी चला, लेकिन इसे मुक्त कर दिया गया और 49 साल की अवस्था में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, इन द एज ऑफ 49। क्यों? क्योंकि आत्महत्या कर लेता है, अफीम का ओवरडोज लेकर के मर जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस जनरल ने आत्महत्या किया है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या किया है। बहुत सारी दौलत लेकर के यहां से जाता है, बाद में उस पर आरोप लगते हैं और कहते हैं कि दुखी होकर के वो आत्महत्या कर लेता है, अफीम का ओवरडोज लेकर के मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं जहर खा करके मर जाता है। ठीक है, लेकिन हम उसके कार्यकाल को देखेंगे कि उसने बिहार में राजा सिताब राय और बंगाल में ए रजा खान को 1765 में क्या किया, अपना डिप्टी नियुक्त किया और इन लोगों ने खूब जबरदस्त कलेक्शन शुरू किया। और निजामत में नजमुद्दौला एक अल्पवयस्क पुत्र बैठता है, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, अल्पवयस्क है। तो इसके संरक्षण में नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर की विधवा पत्नी थी मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम को इसका संरक्षक घोषित करता है। मुन्नी बेगम बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ नजमुद्दौला। बाद में वारेन हेस्टिंग आएगा और 1775 में मुन्नी बेगम को बर्खास्त कर देगा और उस पर ए रजा खान को नजमुद्दौला का संरक्षक घोषित किया जाए। इन 1775 मुन्नी बेगम गॉट बैक एंड ए आर खान अपॉइंटेड एज ए प्रोटेक्टर ऑफ नजमुद्दौला। इतनी बात समझ में आ रही है? यही सारी बातें ये दूसरे कार्यकाल में कहते हैं कि इसने एक आधार रख दिया, जिसके आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में बहुत हद तक सफल रही। लेकिन असंतोष भी बढ़ेगा। जब भारतीय राज्य कमजोर होंगे तो असंतोष होगा, और इसी असंतोष के कारण 1772 में वारेन हेस्टिंग इसके इस द्वैत शासन को क्या कर देगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के कहने पर कॉल ऑफ कर देगा, समाप्त घोषित कर देगा। ठीक है। दूसरा इसने क्या किया है रॉबर्ट क्लाइव ने, इसने दोहरा भत्ता समाप्त किया है, सैनिकों का दोहरा भत्ता समाप्त किया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भारतीयों और यूरोपियंस को अलग अलग भत्ते मिलते थे, इसने उठा करके एक समान कर दिया। इस बात को लेकर के यूरोपीय सैनिक इससे नाराज भी हुए थे, लेकिन सैन्य की दिशा में इसने क्या किया, एक अच्छा कदम उठाया था। तो इसने क्या किया है, राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी हैं, सैन्य सुधार किए हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस ठीक किया है दीवानी और निजामत के रूप में, और राजनीतिक फैसले के रूप में इसने एक अल्पवयस्क व्यक्ति को राजा बनाया है, नवाब बनाया है, उसकी संरक्षिका के रूप में मुन्नी बेगम, और इसके बाद जाने के बाद जब हेस्टिंग आता है तो ए रजा खान को इसका संरक्षक घोषित करता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव से, इससे बाहर लगभग कोई प्रश्न नहीं आता है। कौन व्यक्ति आत्महत्या करके मर गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसके बाद दो और गवर्नर आते हैं 1767 में, बेरेलास्ट 1767 से लेकर के 1769, और 1769 से लेकर 1772 1769 टू 1762 कार्टियर करके एक आता है गवर्नर। तो इनके केवल नाम है। बेरेलास्ट के कार्यकाल में बस एक फैक्ट जोड़ लीजिएगा कि प्रथम मैसूर युद्ध बेरेलास्ट के कार्यकाल में हुआ था। फर्स्ट मैसूर बैटल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बेरेलास्ट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद जो हम लोगों का शुरू होता है वह है वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल का गवर्नर था और बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। बात आप समझ पा रहे हैं? बंगाल का गवर्नर, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। तो 1774 से 1785 एक बड़ा कार्यकाल देख रहा है ये। इसने अपने जीवन की शुरुआत एज ए क्लर्क के रूप में किया, कंपनी में एक क्लर्क के रूप में इसकी नियुक्ति होती है, एक एजेंट के रूप में। बाद में ये कासिम बाजार का अध्यक्ष बन जाता है, चेयरमैन बनता है, और ये फिर बाद में बंगाल का गवर्नर बनता है 1772 में। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो गवर्नर जनरल बन जाएगा बंगाल का 1774 में। बात समझ पा रहे हैं? तो ये इसके कैरियर का प्रारंभ है, क्लर्क के रूप में स्टार्टिंग, कासिम बाजार का अध्यक्ष, और बाद में बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल।
ठीक है। इसका कुछ कार्य है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया है कि द्वैत शासन भारत में भारतीयों को कमजोर करने की दिशा में क्लाइव द्वारा उठाया गया एक कड़ा कदम था। बाद में जब इसका विरोध शुरू हुआ, सारे स्तर पर भारतीय राजाओं ने इसका विरोध शुरू किया, तो प्रोप्राइटर्स के कहने पर 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन समाप्त घोषित कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने। मैंने फिर आपको बताया है कि मुन्नी बेगम संरक्षक किसकी थी? नजमुद्दौला की। और 1775 में मुन्नी बेगम को हटा करके ए रजा खान को उसका संरक्षक घोषित कर दिया गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। इसने ट्रेजरी या कोषागार को ट्रेजरी जहां पैसा जमा होता था उसे मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कलकत्ता स्थापित कर दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लेकर के आया था, तो उसका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग। इसने और क्या किया था? इसने हर जिले में न्यायालयों की स्थापना की थी, दीवानी और फौजदारी। ही इस्टेब्लिश्ड कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सभी जिलों में, प्रत्येक जिलों में इसने एक एक कोर्ट की स्थापना कर दी थी। बाद में इसी काम को कार्नवालिस आगे बढ़ाएगा और उसे दो भागों में बांटा गया था, दीवानी और फौजदारी। दीवानी के बारे में जो फैसला होता था हिंदू और मुस्लिम लॉ के अनुसार होते थे, लेकिन फौजदारी के बारे में जो भी फैसले होते थे वो मुस्लिम लॉ के अनुसार होते थे। ये इसका काम था। लेकिन 1774 में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगी तो कलकत्ता में अंग्रेजी लॉ लागू हो जाएगा, इंग्लिश लॉ लागू हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज इनके बारे में देखिएगा। और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इनके कार्यकाल में ऑगस्टस हिक्की ने पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजट वाज इश्यूड बाय ऑगस्टस हिक्की 1780 में। ठीक, तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। 1781 में पहला मराठा युद्ध, 1781 में पहला मदरसा, फर्स्ट मदरसा वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले मदरसे की स्थापना 1781 में की गई थी। फर्स्ट मदरसा वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1781। ये कई बार छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। कहते हैं बाद में यही विस्तार होकर के बीएचयू बनता है, विश्वविद्यालय बनता है मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो जोनाथन डंकन ने 1782 में, 81 में क्या? मुस्लिम मदरसा, 82 में क्या? बनारस में जोनाथन डंकन संस्कृत विद्यालय की स्थापना। ठीक, और मोस्ट टर्निंग पॉइंट जो था वो था सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इट वॉज द मोस्ट टर्नेड एक्शन टेकन बाय वारेन हेस्टिंग। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? याद रखिएगा, अकबर को मध्यकाल का महान शासक माना जाता है। कारण क्या था? वो पहला शासक था जिसने भारतीयों को समझा। अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। फैजी, बदायूनी, ये सब क्या कर रहे हैं? महाभारत, हितोपदेश, इसका ट्रांसलेशन फारसी भाषा में कर रहे हैं। पंचतंत्र, इसने महाभारत और हितोपदेश और पंचतंत्र इन सबका क्या किया? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाया। और उसके लिए कौन सी संस्था काम कर रही थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अंग्रेजों को अब पता चल गया था कि अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीय साहित्य को समझना पड़ेगा, उनकी परंपराओं को समझना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षा में कम से कम 35 से 40 बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। क्यों? क्योंकि इसने भारतीय साहित्य का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1784 विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने भारतीयों के बारे में उनकी सोच समझ सही की, और जब सोच समझ सही की तो वो लंबे समय तक भारत पर शासन करने में सफल रहे। क्लियर?
इसके बाद इसने क्या किया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक जो पेंशन मिलता था उसे बंद कर दिया। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मुगल बादशाह का पेंशन किसने बंद किया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने बंद किया। क्यों? बहुत सारे रीजन है। एक, अवध और रोहिला आपस में भिड़ रहे थे। अगर आप पिछले वीडियोस को जाकर के चेक करेंगे कि रोहिला और अवध के बीच के संघर्ष का कारण क्या है। रोहिलास को परास्त किसने किया? मराठों ने परास्त किया। गुलाम कादिर को शाह आलम द्वितीय के यहाँ बंधक बना करके रखा गया। वही गुलाम कादिर 1787 में दिल्ली पर आक्रमण करके शाह आलम द्वितीय को अंधा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने गुलाम कादिर के साथ समलैंगिक संबंध जबरदस्ती स्थापित किए थे। शाह आलम द्वितीय मराठों के हाथ में खेल रहा था, तो मुगल सत्ता को क्या अंग्रेज पेंशन देते? 1772 में मराठों ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से छुड़ा करके ले आकर के दिल्ली का बादशाह घोषित कर देते हैं, तो क्या उसकी पेंशन अंग्रेज जारी रखते? नहीं रखते। इसलिए आप देखेंगे कि मुगल बादशाह की पेंशन किसने खत्म किया? वॉरेन हेस्टिंग। कारण पीछे आपके समझ में आ गया। बात समझ गए आप? बस इतनी सी बात है। 1774 रेगुलेटिंग एक्ट में आपको पढ़ा ही चुका हूं। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और अंग्रेजी कानून की स्थापना कर दी जाती है। इंग्लिश लॉ वर एस्टैब्लिश्ड। और बाद में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं एलिजा एम्पे, वो 1782 में इस्तीफा दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये एक भारतीय ब्राह्मण नंद कुमार जो बंगाल के डीएम हुआ करते थे, इनको गलत आरोपों में फंसा करके फांसी दे दी जाती है। इसलिए नंद कुमार के केस को लेकर के एलिजा एम्पे पर भी महाभियोग चला था। क्यों चला था महाभियोग? कभी आपने सोचा है? ईवी डायसी को ब्रिटिश संविधान का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका जो मूल धारणा है वो क्या है कि व्यक्ति को बगैर उचित अवसर दिए उसे सजा नहीं देनी चाहिए, जिसके आधार पर एक कानून निकला जिसे विधि का शासन कहा गया, रूल ऑफ लॉ, कि कानून की नजर में सभी समान हैं। लेकिन नंद कुमार को बगैर सफाई का अवसर दिए, कहते हैं कि ऐसा आरोप है कि वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, एलिजा एम्पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। घसीटी बेगम, जिसको हमने आपको बताया है कि ये षड्यंत्रकारी ग्रुप में शामिल थी, इसके कोई संतान नहीं थी और इसने नंद कुमार को फांसी दिलाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग को 2 करोड़ रुपए की घूस दी थी, जिसके कारण माल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एग्जाम्पल देते हुए नंद कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ब्राइब का सबसे बुरा और घिनौना स्वरूप देखने को मिला था। इस बात से ब्रिटिश नागरिक परेशान हो गए थे कि ऐसे तो फिर तानाशाही जन्म ले लेगी। जब विधि का शासन स्थापित नहीं होगा तो जो भी सत्ता में होगा वो विरोधी दल को ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगा। 1785 से लेके 1795 तक वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलेगा इंपीचमेंट का। बात समझ पा रहे हैं आप? एलिजा एम्पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसके मुख्य न्यायाधीश 1782 में नंद कुमार के केस को लेकर के इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि ब्रिटेन में ही इनका विरोध चल रहा था। बात आप समझ पा रहे हैं? तो नंद कुमार याद रखिएगा, उच्च वर्ग के ब्राह्मण थे, डीएम थे, इन्हें गलत तरीके से उठा करके फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि घसीटी बेगम ने 2 करोड़ रुपए की घूस दे दी थी वॉरेन हेस्टिंग को, और इन्होंने अपने मित्र एलिजा एम्पे के सहयोग से उन्हें फांसी देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाई। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं क्लियर करता चल रहा हूं, तो गवर्नर जनरल आपके लिए बोझ नहीं होगा। उसके कालखंड की घटना एक बार 2 बार आप सुन लेंगे, तो फिर किताब पढ़ेंगे तो किताब आपके साथ वार्तालाप करना शुरू कर देगी। ठीक है, अगला यहां तक हम लोग कर दिए हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1775 से लेकर के 1782 में प्रथम मराठा युद्ध हुआ। फर्स्ट मराठा बैटल वाज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के ही कार्यकाल में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। और एंग्लो मराठा युद्ध में आपका कारण जान लीजिए। मराठा का पतन हमने आपको ठीक से नहीं बताया है, लेकिन यहां समझने की कोशिश करिएगा कि रघुनाथ राव बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था और रघुनाथ राव ने एक संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ
कि उसे ही मराठा पेशवा माना जाए। लेकिन मराठाओं के बारे में एक बहुत बड़े नेता का उदय हो गया था, नाना फडणवीस का, जो चारों रेजिडेंसियों को लीड करते थे। बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, पुणे में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़, पुणे में भोसले हो ही गया है, ग्वालियर में सिंधिया। तो ये जो चारों रेजिडेंसियां हैं, इन चारों रेजिडेंसियों का जो हेड है वो नाना फडणवीस है। और नाना फडणवीस देख लिया कि रघुनाथ राव व्यक्तिगत रूप से सत्ता पर काबिज होना चाहता है, इसलिए इन रेजिडेंसियों ने अंग्रेजों से युद्ध किया। और प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ, इसमें पहले तो बड़ा गांव की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ बड़ा गांव, और बड़ा गांव की संधि में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। और फिर 1782 में सालबाई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसमें भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। इसका परिणाम क्या होगा? प्रथम एंग्लो मराठा बैटल का परिणाम यह होगा कि ब्रिटिश कंपनी लगातार घाटे में जाएगी, उसे बहुत नुकसान होगा, जीते हुए क्षेत्र वापस करने पड़ेंगे, युद्ध का कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसकी वसूली कहां से होगी? अवध के नवाब, जिनके अधीन बनारस के राजा चेत सिंह हैं, चेत सिंह के साथ वारेन हेस्टिंग ट्रीटी ऑफ बनारस साइन करेंगे, अवध के साथ ट्रीटी ऑफ फैजाबाद साइन की जाएगी, और अवध के नवाब को बाध्य किया जाएगा कि वो कंपनी को 50 लाख रुपए दे। जो नुकसान उसे मराठा की संधि से हो रही है, उसकी भरपाई वो अवध और बनारस से करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि बनारस अवध का एक सबऑर्डिनेट पार्ट था, और अपनी सुरक्षा के लिए वो अवध से संधि किए था, जिसके लिए वो 22.5 लाख रुपया टैक्स दिया करता था अवध के नवाब को। यह संधि वारेन हेस्टिंग ने सीधे बनारस के साथ कर ली कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वहां के राजा का नाम चैत सिंह था। तो ट्रीटी ऑफ बनारस, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद 1772, 1775, दो ट्रीटी, फैजाबाद 75 और 72 या 73 है बनारस की ट्रीटी। तो जो नुकसान उसे मराठा के युद्ध में होता है, उसे वो अवध के और फैजाबाद और बनारस की ट्रीटी के माध्यम से और अवध पर अनावश्यक दबाव बना करके करता है। ये किसकी नींव डाल रहा है? सहायक संधि की। आपकी सुरक्षा हम करेंगे, सेना हम रखेंगे, उसका खर्चा आप उठाएंगे। ये धीरे धीरे विकसित होकर के एक कॉन्क्रीट कानून के रूप में विकसित हो जाती है लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस के रूप में, कि हम आपकी सहायता के लिए सब कर रहे हैं। और उसमें 3 चीजों पर कब्जा किया जाएगा, जिसमें सेना होगी, जिसे हम लोग रक्षा बोलते हैं, दूसरा विदेश मामला होगा, एक्सटर्नल मैटर होंगे, एक्सटर्नल अफेयर, और तीसरा होगा संचार, आप किसी से वार्ता हमसे पूछ कर करेंगे या आपके स्थान पर वार्ता हम करेंगे। तो विद्रोह नहीं होगा, सुरक्षा के लिए आप हम पर निर्भर हो जाएंगे, और एक्सटर्नल आपके सारे फैसले हम करेंगे, तो फिर इंटरनल भी करने लगेंगे। यहाँ बात मैं समझा पा रहा हूँ? तो मराठा का पहला युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में लड़ा गया था। रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने समर्थन कर दिया था, जिसके कारण 4 रेजिडेंसियों ने घुस घुस करके इनको मारा है। तो बड़ा गांव की संधि और सालबाई की संधि अंग्रेजों के लिए सुखद नहीं थी, जिसका परिणाम यह था कि अगले 20 वर्षों तक मराठों से अंग्रेजों ने कोई लड़ाई नहीं की। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1802 या 1803 से 6। बात समझ पा रहे हैं? अगले 20-21 सालों तक मराठा क्षेत्र में शांति बनी रही। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है? तो इस तरह से दूसरा मैसूर युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर बैटल वर टेकन प्लेस ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड 1780 से 84। इस युद्ध में भी अंग्रेज बहुत बढ़त की स्थिति में नहीं थे। टीपू के साथ यह संधि हुई थी 1784 में, और इसमें भी अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है? तो एंग्लो मराठा एंड एंग्लो मैसूर सेकेंड युद्ध किसके कार्यकाल में? मराठा में फर्स्ट मराठा 1775 से लेकर के 1782, और कब समाप्त हो रहा है? ट्रीटी ऑफ सालबाई से। इट वॉज अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी विद EIC। इनके लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? इसी हिसाब से समझिएगा। तो ये 2 चीजें क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, अलग से समझाएंगे। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था? कि 1773 में एक कानून आया था, रेगुलेटिंग एक्ट,
और रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदलती रही थी, और बाद में मैंने बताया फॉक्स बिल एक्ट आया था जिसमें कंपनी के ही शासन को खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को सारी शक्तियां सौंप दी गई थी, डीएम को एम्पावर्ड कर दिया गया था, और इस बात को लेकर के, पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर के विरोध हो जाता है वारेन हेस्टिंग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और ये पिट्स इंडिया के विरोध में इस्तीफा दे देते हैं, ये रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, और 1785 में ब्रिटेन चले जाते हैं जहां इन पर क्या चलता है, मुकदमा, ठीक है, इम्पीचमेंट इनके ऊपर चलता है, लेकिन 1795 में इन्हें सभी दोषों से मुक्त कर दिया। एक काम और वारेन हेस्टिंग ने किया था अपने कार्यकाल में, इन्होंने बंगाल में राजस्व सुधार किया था। राजस्व वसूली के लिए इन्होंने राय रायन की नियुक्ति की थी, और पहले राय रायन कौन थे, राय दुर्लभ, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में सहायता करी थी, किसकी, अंग्रेजों की, उन्हीं के पुत्र राजवल्लभ को पहला राय रायन बनाया गया था, ठीक है। ये लोग करते क्या थे, वसूली, ठीक है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्होंने एक राय रायन का पद बनाया था, बाद में यही लोग राय साहब होते हैं, तो राजवल्लभ को इस पर नियुक्त किया गया। बीच में जॉन मैकफरसन 1785 से लेकर के 1786 एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, और इनकी एक नीति थी रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति, घेरे की नीति। रिंग फेंस पॉलिसी के लिए जॉन मैकफरसन को जाना गया, ये बीच के कार्यकाल के लिए आए थे, और इन्होंने क्या किया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसकी स्थापना किया था किसने, वारेन हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया था, जिसपे पहली नियुक्ति राजवल्लभ की गई थी, ठीक है। और इसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन किया था जॉन मैकफरसन ने, और एक पद का मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई थी, और ये सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता था, तो राजस्व संहिता का निर्माण करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्नवालिस आएगा, सारी चीजों का संहिताकरण करेगा, जिसे कार्नवालिस कोड के नाम से जाना जाए। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रशासन आपके आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कार्नवालिस, और लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में हम डिटेल से आपको सब समझाएंगे, बस इतना जान लीजिए कि इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, कार्नवालिस कोड, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म और अन्य सुधारों के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस अमेरिका में ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू 1781 में सरेंडर करते हैं, और उन्हें ब्रिटेन भेजा जाता है, अपना फीडबैक देते हैं कि भारत भी हाथ से निकल जाएगा अगर हमने उसका कोडिफिकेशन नहीं किया, कानून नहीं बनाया तो, क्योंकि बाद की पीढ़ियां लिखित समझौते को मानती हैं, ओरली किए गए किसी भी वादे को मानने को तैयार नहीं है। तो कार्नवालिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।